नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपसे बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए भी आपसे बिल्कुल तैयार होंगे। तो जितने भी ऐसे दरोगा जी उर्फ दरोगन जी क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग, फटाफट से मुझे बता दीजिए। किसी प्रकार की कोई भी समस्या परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से मैं क्लास के अंदर आया हूं, एक अलग ही लेवल का भौकाल है, एक अलग ही लेवल का माहौल बना दिया गया है। और याद रखिएगा, ये कोई आम क्लास नहीं है। पूछता है भारत में, मैं जीत राणा स्वागत करता हूं आप सभी का। पोक्सो एक्ट आज यहां पर हम स्टार्ट करने वाले हैं। और पोक्सो एक्ट 2012 में आया था, और इससे जितने भी बच्चे होते हैं उनको एक लैंगिक सुरक्षा दी जाती है। अगर उनका लैंगिक शोषण अथवा इस प्रकार के कोई अन्य घटना से उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है, तो यही अधिनियम उनकी रक्षा करता है। जैसा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि मैं कंप्लीट लेवल पर आपको यहां कराने वाला हूं मूल विधि, वो भी यूट्यूब पर। तो उसके लिए आप रेडी हो जाइए। यह है आपका लेक्चर नंबर 17। चलिए शुरू करते हैं आज की इस खास क्लास को। अगर आप तैयार हैं तो फटाफट से क्लास को एक बार लाइक कर देंगे, क्योंकि माहौल पूरा वेवी होना जरूर चाहिए। क्योंकि आवश्यकता होती है 100 लाइक मिनिमम क्लास को स्टार्ट करने से पहले हो, जो कि आप बना के रखते हैं। आज भी उस माहौल को आपने ऑलरेडी बना दिया है, तो बड़ा अच्छा लगा आप सभी को यहां देखकर। फटाफट मुझे बता दीजिए अगर आप पूरी तरीके से तैयार हैं, ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर पाए। अब हम क्या करेंगे आज, पोक्सो एक्ट के तो बारे में मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, प्लस इसकी थियरी प्लस प्रैक्टिस जरूर की जाएंगे। पोक्सो एक्ट एक बड़ा अधिनियम है, तो ये कंप्लीट होने में लगभग 2 क्लासेस लग जाएंगी। कितनी क्लास लग जाएंगी, इसको 2 पार्ट्स में करना पड़ेगा। इसके लिए 2 पार्ट्स आपके होंगे। और आज के इस पहले पार्ट्स के अंदर हम चीजों को स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस नहीं होंगे, क्वेश्चन आज भी होंगे, क्वेश्चन कल भी होंगे। माहौल बिल्कुल आपका बना हुआ है। तो याद रखिएगा कि दरोगा जी बनने के लिए जो मेहनत चाहिए, वो मेहनत अब आपको करनी पड़ेगी। अगर आप तैयार हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं रेडी हूं। फटाफट मुझे बता दीजिए अगर आप रेडी हो, तो कोई समस्या नहीं है। फटाफट बताइए। दिस इज पार्ट 1 ऑफ पोक्सो एक्ट। स्टार्ट करें बच्चे, आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आपको बता देता हूं, ये आपका ओवरऑल सिलेबस होता है जिसके बारे में आपको जानना होगा। अगर हम देखते हैं तो ये आपका मूल विधि का नया सिलेबस है, अपडेटेड सिलेबस है। मूल विधि और पॉलिटी के दोनों को मिला के लगभग 20 क्वेश्चन आने हैं आपके, जो 50 मार्क्स के आएंगे। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, महिलाओं, मतलब इतना ही परिवर्तन हुआ है, बाकी सब पुराने का पुराना है। संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रदेशीय शासकों का गठन, उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्य के बीच संबंध, निर्वाचन, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, संवैधानिक अनुसूचियां, अखिल भारतीय सेवाएं और उसकी चयन पद्धति आदि के विषय में सामान्य जानकारी, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। अब यहां पर भी भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानून, प्रावधान व सामान्य, यानी ये सब चीज आपकी होती है। ओवरऑल ये सारा का सारा कंटेंट आपको पढ़ना होता है, ठीक है। अब बात करूं ओवरऑल जो जीएस होती है, ये भी 20 नंबर की है। इसमें विज्ञान, स्वास्थ्य, ही सब कुछ होता है। इवन यहां पर सोशल मीडिया कम्युनिकेशन अर्थात कंप्यूटर भी होता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी भी होती है। तो अगर आप उसके लिए भी रेडी हैं तो बता देना, कंप्यूटर की भी कुछ क्लासेस मैं आपके लिए यहां पर पढ़ाने वाला हूं। ओके, अच्छा हम स्टार्ट करते हैं लेवल को, क्योंकि मैं दिल्ली पुलिस के लिए थ्योरी बेस्ड कंप्यूटर यूट्यूब पर अपलोड करूंगा। तो उसमें यूपीएसआई के लिए कुछ सेशन, 1 या 2 सेशन अलग से ले लूंगा। आगे हम बात करते हैं। आज की हमारी जो क्लास है वो किस बारे में, समझ लेना। यहां देखिए बात होती है कि बच्चों के संरक्षण के लिए कुछ विधिक प्रावधान होते हैं। बच्चों के संरक्षण के विधिक प्रावधान, बच्चों के संरक्षण के विधिक प्रावधान होते हैं। 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं महिला बच्चों व SC/ST से। अब यहां SC/ST एक्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों से संबंधित जो एक्ट आपके होते हैं, इसको आप लिख लेंगे। बच्चों से रिलेटेड ये एक्ट आपका हो जाएगा, जिसको हम पॉक्सो अधिनियम बोलते हैं, या फिर लैंगिक अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम इसको बोलते हैं। तो ये वाला पॉइंटर हम यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप रेडी हैं तो मुझे बता दीजिए कि आप रेडी हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिए। आज आपकी हेडिंग क्या होनी चाहिए? पोक्सो एक्ट आपकी हेडिंग होनी चाहिए। इफ यू आर रेडी जस्ट टेल मी यू आर रेडी। बिना परेशानी के मुझे बताइए, और बताइए कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं आ रही है आपको? इसको बोलते हैं पॉक्सो एक्ट 2012। पोक्सो एक्ट 2012, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है सर पूरी? फटाफट इसकी फुल फॉर्म बताइए। कब लागू हुआ ये बताइए। कितने इसके अंदर जो है आपके धाराएं देखने को मिलते, कितने भाग देखने को मिलते, वो आपको बताने, अभी आप बताओगे, ठीक है। चलिए बताइए। इसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस।
2012। ये इस पूरे अधिनियम का नाम हो जाएगा अंग्रेजी भाषा में। हिंदी भाषा, क्योंकि आप सभी ज्यादातर लोग वही हैं जो हिंदी भाषा में इस चीज को अटेम्प्ट करने वाले, तो हिंदी भाषा वाले बताएंगे लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण का अधिनियम। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण का अधिनियम 2012। तो लिखिए लैंगिक अपराधों से, लैंगिक अपराधों से, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण, बालकों के संरक्षण का अधिनियम, संरक्षण का अधिनियम। देखो आज मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं, ठीक है। 2012। एक बात मैं बताता हूं, थोड़ी क्रूशियल बात होगी, बताता हूं, पहले आप लिख लीजिए थोड़ी थोड़ी बातें। बात आती है कि सर इसका लाए जाने का उद्देश्य क्या था, किस कारण से इसको लाया गया। बच्चों के लिए समाज बेहतर करना और बच्चों को लैंगिक अपराधों से बचाना इस एक्ट का मुख्य कारण था। इसका उद्देश्य क्या है वो समझिए। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किसी भी चीज का एक ऑब्जेक्टिव है कि मैंने उन्हें देखा और उन्होंने मुझे देखा। देखने के पीछे कारण क्या था, क्योंकि हम एक दूसरे को पसंद कर रहे थे। मतलब मैं नहीं कर रहा था, वो जिसकी बात कर रहा हूं वो पसंद कर रहे थे। ऑब्जेक्टिव होता है हर एक चीज का। जैसे आप हैं तो आपके माता पिता आपको देखते हैं, एक अच्छी नजर से देखते हैं, तो एक ऑब्जेक्टिव है। वो आप में देखते हैं कि आप वो हैं जो उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, आप वो हैं जो उनके सपनों को पूरा करेंगे। तो यहां पर मैटर होता है। तो इसमें उद्देश्य क्या होता है, बहुत सी ये एकदम सिंसियर एक्ट है, ऑब्जेक्टिव है, बहुत मतलब इंपैक्टफुल एक्ट आपका ये है, ठीक है। इसमें होता है बच्चों को लैंगिक अपराधों से बचाना, बच्चों को लैंगिक अपराध से बचाना, लैंगिक अपराध से बचाना, से बचाना, और बच्चों के लिए एक बेहतर समाज का निर्माण करना, तथा बच्चों के लिए, तथा बच्चों के लिए एक बेहतर समाज का निर्माण करना, बच्चों के लिए एक बेहतर समाज का निर्माण करना, एक बेहतर समाज का निर्माण, समाज का निर्माण, बच्चों के खिलाफ होने वाले लैंगिक अपराधों में कमी लाना, ठीक है। बच्चों के खिलाफ लैंगिक अपराधों में कमी लाना ये भी आवश्यक है। बच्चों के खिलाफ लैंगिक अपराधों में कमी लाना या समाप्त करना, खिलाफ लैंगिक अपराधों का समाप्त करना, अपराध समाप्त करना। देखो मैं कभी भी ये क्यों नहीं लिखता कि कमी लाना, वास्तविकता तो कमी लाना ही है, लेकिन एक नैरेशन क्या होता है सरकार का नैरेशन होता है ये पूरी तरीके से उसको समाप्त करना चाहते हैं। आज का एक थोड़ा इसलिए जरूरी है कि आज कुछ अब मतलब कुछ ऐसे शब्द भी प्रयोग में लेकर आए जाएंगे जो सामाजिक तौर पर नहीं बोले जा सकते, ठीक है। जिसके अंदर पुरुषों के जननांग, महिलाओं के जननांग, ठीक है, या पुरुषों के मतलब बारे में इस तरीके के शब्द कुछ आएंगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मेंटली रेडी रहना होगा। ईयरफोन्स वगैरह आपको लगा के ही बैठना होगा। आप घर में बैठ के अगर क्लास को देख रहे हैं तो आप थोड़ा सा ईयरफोन वगैरह लगा लीजिए, क्योंकि इस अधिनियम के अंदर कुछ ऐसे शब्द होंगे जो मैं तो स्पष्ट तौर पर बोलूंगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप कि साइड में सुनने वाले व्यक्ति को अगर पूरी इमेज नहीं पता है तो शायद वो उस चीज को ना समझ पाए। तो इसके लिए मैं थोड़ा बता रहा हूं। मैं बिल्कुल एकदम क्लियर बोलता हूं, ठीक है। इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको थोड़ा सा छुपाने की जरूरत है। आप सभी 18 वर्ष से अधिक हैं और मुझे लगता है कि आप सभी दरोगा बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो दरोगा जी कब तक शर्म और लाज के पीछे छुपे रहोगे, ठीक है, कब तक रहोगे लाज के पीछे, तो आना ही पड़ेगा आपको। तो दिस एक्ट फॉर प्रिवेंशन, दिस एक्ट फॉर ठीक है, फॉर प्रोटेक्टिंग चाइल्ड्स अगेंस्ट sexual offense and make better society for children's better society for childs। तो ये चीज यहां पर करी जाएगी, इसके लिए हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस। अब पॉइंट यहां पे कुछ इस प्रकार से आता है कि सर यह लागू कब किया गया या फिर यह पारित कब हुआ। तो याद रखना यह आपका 19 जून 2012 में पारित होता है। 19 जून 2012 में पारित हुआ, 19 जून 2012 के अंदर यह पारित हुआ। फिर पॉइंट आता है सर ये लागू कब हुआ, तो आप बताएंगे लागू कब हुआ।
इसके कुछ समय के पश्चात ही इसको लागू कर दिया गया। समय कितना लगा? लगभग 14 नवंबर, चिल्ड्रंस डे भी होता है उस दिन, तो 14 नवंबर को यह लागू किया गया 2012 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट सा एक्ट है, 2012 में ही आया है, 2012 में ही लागू हो गया है। डेट को याद रखना पड़ेगा कि इस तरीके से आप डेट को याद रख पाएंगे। धारा कितनी है, भाग कितने हैं, अनुसूची कितनी है? भाग 9, धारा 46, अनुसूची 1। भाग 9, भाग 9, धारा 46, धारा 46, और अनुसूची कितनी है? अनुसूची इसमें कितनी है? शेड्यूल इसमें कितनी है? शेड्यूल है 1। तो उसी प्रकार से आप लिखेंगे कि सर पार्ट कितने हैं? पार्ट तो 9 है, और सेक्शन कितने हैं? सेक्शन 46 है। पार्ट 9 सेक्शन 46, और शेड्यूल्स कितनी है? शेड्यूल्स हैं इसमें 1। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या आपको यहां तक रही होगी। आप समझ पाए? शाबाश अगर आप इसको समझ पाए हैं। ठीक है, चलिए बात आती है कि ये किस तरीके से आपका क्लियर होके आता है। ठीक है, चलिए बात है 11 दिसंबर 1992। एक अंतरराष्ट्रीय प्रभाव भी डाल देते हैं कि आखिरकार एकदम से कैसे लागू हुआ। अंतरराष्ट्रीय, इसका प्रभाव भी देख लेते हैं। एक अंतरराष्ट्रीय प्रभाव, अंतरराष्ट्रीय प्रभाव भी देख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय प्रभाव भी देख लीजिए। 11 दिसंबर 1992 की बात है, 1992 की बात है। कब की बात है सर? 11 दिसंबर 1992 की बात आपको देखने को मिल जाएगी। यहां पे क्या है? यहां होती है संयुक्त राष्ट्र महासभा में बाल संरक्षण अधिनियम के संदर्भ में कानून बनाने की बात जो है प्रसारित की जाती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में, संयुक्त राष्ट्र महासभा में, ठीक है, बाल संरक्षण अधिनियम पर चर्चा की गई। बाल संरक्षण पर चर्चा, इसके बाद से ही प्रत्येक देश के द्वारा बाल संरक्षण के पक्ष में काम किया गया है। ठीक है, याद रखना, इसके बाद से ही क्या किया गया है? इसके बाद से ही प्रत्येक देश ने बाल संरक्षण पर काम किया। ठीक है, चलो यह अंतरराष्ट्रीय प्रभाव, यह अंतरराष्ट्रीय प्रभाव, यह अंतरराष्ट्रीय प्रभाव, यह इंटरनेशनल जो इंपैक्ट था, यह अंतरराष्ट्रीय प्रभाव बाल संरक्षण में महत्वपूर्ण रहा। क्षण में प्रत्येक देश में अधिनियम के लिए महत्वपूर्ण रहा। प्रत्येक देश में अधिनियम के लिए महत्वपूर्ण रहा। अधिनियम के लिए महत्वपूर्ण रहा। ठीक है, महत्वपूर्ण था। तो मेरे पॉइंट को समझने की कोशिश करना। ये क्या थी सर? ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस है। दिस इज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस है ये कॉन्फ्रेंस आपकी ये है। तो ये जो भी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, ये आपको एक बेस प्रोवाइड कराती है कि किस तरीके से किसी भी देश के अंदर एक अधिनियम का निर्माण किया जा सके। तो हुआ क्या कि इसकी वजह से क्या हुआ? इट प्रोवाइड्स लीगल ग्राउंड्स, इट प्रोवाइड्स लीगल ग्राउंड्स फॉर एनी एक्ट इन एनी कंट्री, फॉर एक्ट्स लीगल ग्राउंड प्रोवाइड कराती है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको प्रोवाइड कराती है। ठीक है, चलिए तो पॉइंट ये होता है कि अलग अलग प्रकार से इन सभी बारे में चर्चा हुई। अच्छा, कोई भी अधिनियम जब क्रिएट किया जाता है तो उसका क्या होता है? उसका एक आधार होता है, और वो आधार किस बेसिस पर काम किया जाता है, किस बेसिस पे काम करता है? वह संविधान के बेसिस पर काम करता है। पूरी मूल विधि डिपेंड किस पे करती है? वह संविधान पर डिपेंड करती है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो मूल विधि अगर खाल है, तो संविधान उसकी हड्डियां हैं। मूल विधि अगर हड्डी है तो संविधान उसकी मसल्स हैं। कुछ इस प्रकार से होता है। मतलब इसको स्टैंड बाय करने के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है। आधार संविधान ही रहेगा। तो इस अधिनियम का आधार संविधान का कौन सा आर्टिकल है? फटाफट बताइए। मैंने आपसे कहा और समझाने की कोशिश करी, इस अधिनियम को विशेष प्रावधान कहा जा सकता है। ठीक है। दिस इज स्पेशल एक्ट अंडर विच आर्टिकल? दिस इज
स्पेशल एक्ट, स्पेशल प्रोविजन अंडर विच आर्टिकल, विच आर्टिकल, फटाफट बताओ अगर आपको कुछ पता है इसके बारे में। अगर आपको कुछ भी पता है तो बताइए। रोशनी को पता है, पंकज यदुवंशी को भी पता है। देखो बच्चे बात को समझना, जो संविधान का एक आर्टिकल आपका काम करता है, जिस आर्टिकल को कहा जाता है आर्टिकल 15 का थर्ड, आर्टिकल 15 का 3। तो जब जब मैंने आपको पॉलिटी पढ़ाया होगा कि जब जब आपने मुझको देखा पॉलिटी पढ़ाते देखा, और उसमें देखा कि जब मैं आर्टिकल 15 पढ़ाता हूं किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति में विभेद नहीं किया जाएगा, परंतु अगर विशेष प्रावधान बनाना है, विशेष प्रावधान को तय करना है, तो वह आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 के थ्रू किया जा सकता है। वही चीज यहां पर आपको देखने को मिलती है। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको टाइप कर लीजिए, आपकी इच्छा है, फटाफट बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे चर्चाओं पर बात करते हैं। फटाफट नोट करिए। ठीक है, कर लिया, ठीक है, डन। हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे भाग एक ही आपके सामने होगा, क्योंकि मैंने बताया इसमें 9 भाग हैं। तो पहला जो भाग होता है वो प्रारंभिक होता है, प्रिलिमिनरी होता है। तो प्रारंभिक होता है, प्रिलिमिनरी आपका होता है, उसके बारे में हम देखते हैं। प्रिलिमिनरी, तो बच्चे भाग एक की बात करूंगा, भाग एक की बात करूंगा, भाग एक प्रिलिमिनरी की बात करूंगा। प्रिलिमिनरी, प्रारंभिक, इसका मतलब होता है प्रारंभिक, मतलब थोड़ी बहुत जानकारी इसी के बारे में, अधिक जानकारी इसमें नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है भाई, जो प्रिलिमिनरी होता है ये, तो इसमें अपन क्या बात करते हैं सबसे पहले, इसमें कितने आपके सेक्शंस आएंगे। इसमें सेक्शंस 2 ही हैं, सेक्शन 1 है एंड सेक्शन 2 है। यही 2 सेक्शन इसमें बात करेंगे। तो हम बात करते हैं सेक्शन 1 के बारे में, हेडिंग डालेंगे सेक्शन 1। सेक्शन 1 हमेशा की भांति वही रहेगा। धारा, पहली धारा क्या है सर, धारा एक वही कहती है, इसका संक्षिप्त नाम क्या है, इसका विस्तार कितना है और इसका प्रारंभ कब से हुआ। तो आपसे पूछा जाएगा इसका ब्रीफ नेम, संक्षिप्त नाम इसका क्या है, और इसका जो है विस्तार कहां तक है, और पूछा जाएगा कि भाई इसका प्रारंभ कब हुआ, प्रारंभ क्या हुआ, एंटेक्ट कब हुआ। कहने की बात होती है कि इसका ब्रीफ नेम क्या होता है, इसका ब्रीफ नेम क्या होता है, इसका एक्सपेंशन कहां तक है, और मेरे भाई इसका जो प्रारंभ है यानी एंटेक्ट है वो कब से हो रखा है। तो आप इसके बारे में बता देंगे। सर ये तो हो गया 14 नवंबर 2012। सर इसका जो संक्षिप्त नाम है वो आपको पता चल चुका है, पोक्सो है, पोक्सो 2012। ठीक है, याद रखिएगा। और जो एक्सपेंशन की यदि हम बात करेंगे कि इसका एक्सपेंशन कहां पर है, तो आप सभी जानते हैं कि सर इसका एक्सपेंशन आपको संपूर्ण भारत में देखने को मिल जाएगा। हमेशा की तरह इसका एक्सपेंशन आपको कहां तक देखने को मिल जाएगा, एक्सपेंशन सर संपूर्ण भारत में आपको देखने को मिलेगा एक्सपेंशन। तो आप याद भी रखेंगे कि एक्सपेंशन कहां तक है, एक्सपेंशन इसका संपूर्ण भारत में आपको देखने को मिल जाएगा। बताइए, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है सर? नहीं, एक्सपेंशन हमें संपूर्ण भारत में देखने को मिलता है, वो हम याद रखेंगे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नोट करिए, फटाफट से लिख लीजिए। ठीक है, चलिए, संपूर्ण भारत, एक्सपेंशन मैंने क्या बताया, एक्सपेंशन कहां है, संपूर्ण भारत है।
संपूर्ण भारत आपको देखने को मिल जाएगा, एंटायर इंडिया आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इट इज वैलिड ऑन एंटायर इंडिया। अब हम बात करते हैं दूसरा कि सेक्शन 2 की हम बात करते हैं, इसमें परिभाषाएं होती हैं। सेक्शन 2 की हम बात करते हैं, इसमें क्या होती हैं? परिभाषाएं। परिभाषाएं आपको देखने को मिलती हैं। परिभाषाएं का मतलब होता है डेफिनेशंस। इस एक्ट में रिलेटेड कुछ ऐसी बातें होती हैं जो डेफिनेशन को दर्शाती हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके बारे में समझना शायद आपको मुश्किल पड़ जा रहा होता है, तो उसी को बहुत ध्यान से आप समझेंगे। सबसे पहले तो पहले आप लिखेंगे एग्रेवेटेड पेनिट्रेशन सेक्सुअल असॉल्ट। एग्रेवेटेड पेनिट्रेशन सेक्सुअल असॉल्ट होता है धारा 2 का ए। एग्रेवेटेड पेनिट्रेशन सेक्सुअल असॉल्ट। मैं इसको पहले बता देता हूं हिंदी भाषा में, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, गंभीर यौन प्रवेशन हमला, इसको बोलते हैं गंभीर यौन प्रवेशन हमला। अब यहां इसकी परिभाषा नहीं दी गई, इसमें कहा गया कि कहीं पर भी अगर यह शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो उसका तात्पर्य यह होगा कि ये वही है जो कि आपको सेक्शन 5 में बताया गया है। ठीक है, जो कि आपको सेक्शन 5 में बताया गया वही होगा जो सेक्शन 5 में है। तो हम इसको जानेंगे, इसमें सीधा लिखा हुआ है 2 के ए में। ठीक है, इसकी परिभाषा या फिर इसका तात्पर्य, ठीक है, धारा 5 के अनुसार तय है। धारा 5 के अनुसार तय है। अब ये लिखा हुआ है अनुसार तय है, तो इट इज एज अकॉर्डिंग एज द सेक्शन 5। तो जो सेक्शन 5 में लिखा होगा उसका तात्पर्य सेम टू सेम होगा जो यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं, कोई समस्या नहीं है। बी में देखिए, अब आप धारा 2 के बी में देखेंगे, 2 के बी में है अब एग्रीवेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, गंभीर यौन हमला है। तो इसके लिए क्या है? एग्रावेटेड आपका सेक्सुअल असॉल्ट है। और एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गंभीर यौन हमला है, सीधा गंभीर यौन हमला, प्रवेशन नहीं है। ये धारा 9 में है, गंभीर यौन हमला है। ये किस में है बच्चे? सो दिस इज इन सेक्शन 9 में उल्लेखित है, सीधा यही लिखा हुआ है। अब धारा 2 के सी में इसके अंदर आपको बताया गया है किसके बारे में? आर्म्ड फोर्सेस के बारे में। आर्म्ड फोर्सेस क्या होती हैं उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। मतलब ऐसे कोई भी पुलिस फोर्स या कुछ भी जो कि आपकी शेड्यूल 1 में बताई गई है 2 के सी में। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस क्या होती है? सैन्य बल। आर्म्ड फोर्सेस क्या होती हैं? फोर्सेस क्या होती हैं? ठीक है, सैन्य बल हम किसको कह सकते हैं? इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आर्म्ड फोर्सेस के बारे में क्या होता है, सैन्य बल के बारे में क्या होता है, सुरक्षा बल के बारे में क्या होता है, सशस्त्र बल के बारे में क्या होता है? सैन्य या सशस्त्र बल इसको कहा जाएगा, क्योंकि आर्म्ड है तो सशस्त्र इसको हम कहेंगे। आर्म्ड का मतलब ही होता है कि शस्त्र होना। तो सशस्त्र के लिए क्या बताया गया है? भारत के अंदर कार्यरत सभी आर्मी पुलिस सब शामिल होंगे। भारत में कार्यरत सभी आर्मी या पुलिस, भारत में कार्यरत सभी आर्मी या पुलिस, सभी पुलिस पुलिस प्लस रक्षा दल, सब प्रकार के रक्षा दल। ठीक है, चलिए इसका उल्लेख कहां दिया गया? शेड्यूल 1 में। इसका उल्लेख कहां दिया गया? शेड्यूल 1 में है, अनुसूची 1 में। अनुसूची 1 में इसका उल्लेख दिया गया है, अनुसूची 1 में उल्लेख दिया गया है, वही आपके इस पे चर्चा करते हैं और काम करते हैं। मेरे ख्याल से आप इन तीनों ही परिभाषाओं को समझ पाए होंगे। अब कुछ इंपोर्टेंट परिभाषाएं आएंगी जिसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे अगले पेज पर। अगर आप नोट कर पाए हैं तो फटाफट बता दीजिए। ठीक है, चलिए सर आप कभी भी हमला कर देते हैं, कभी आप रात में क्लास लगा देते हैं, कभी दिन में, इसीलिए आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। मुझे जब भी टाइम लगता है मैं तभी क्लास लगा देता हूँ। ठीक है, मैं ऐसे नहीं करता कि मैं आपको कोई टाइम फिक्स कर दूं।
जब भी मुझे टाइम लगेगा मैं क्लास लगा देता हूँ, ठीक है। चलिए, नोट हो गया है तो फटाफट बताओ, फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है, बिना किसी परेशानी के। बहुत ध्यान से समझना, 2 का डी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। सेक्शन 2 का डी इतना जरूरी है जिसका कोई जवाब नहीं। सेक्शन 2 का डी है, बहुत जरूरी है। बालक क्या होगा? सेक्शन 2 का डी, सेक्शन 2 का डी क्या बात करता है? ये कहता है कि बालक शब्द का मतलब क्या है, बालक शब्द की परिभाषा क्या होगी। बालक, बालक का मतलब होता है चाइल्ड, तो चाइल्ड का मतलब क्या होगा लल्ला? सर दरअसल ये जो चाइल्ड टर्म है, तो चाइल्ड टर्म का मतलब क्या होता है? चाइल्ड कौन होगा? एनी वन बिलो, एनी वन बिलो, एनी वन बिलो, एनी वन बिलो 18 ईयर्स, ठीक है। जो 18 वर्ष की आयु से कम हो वही हो जाएगा बालक। जो 18 वर्ष से कम हो, जो 18 वर्ष से कम हो, जो 18 वर्ष से कम हो वही बालक है। वर्ष से कम हो उसको हम बालक कह देंगे। जो 18 वर्ष से कम हो उसको अपन क्या बोल देंगे? उसको अपन बालक बोल देंगे। एनी वन बिलो 18 ईयर्स दैट विल बी कंसिडर्ड एज, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ चाइल्ड। अच्छा, इसमें एक और नरेशन है। बालक चलो मैंने बता दिया, इसके अंदर देखो वह बच्चा, महिला भी हो सकती है, वह मतलब लड़की भी हो सकती है, फिर लड़का भी हो सकता है, वह लड़की भी हो सकती है, वह लड़का भी हो सकता है, ठीक है। बट पॉइंट ये होता है कि वो 18 ईयर्स से कम के हो, वो पॉइंट यही होता है कि वो 18 ईयर्स से कम के हो कोई भी वो, ठीक है, हो कोई भी, बट 18 ईयर्स से बिलो होने चाहिए। बात ही समझ में? वो लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं बट 18 ईयर से बिलो होने चाहिए, ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब 2D का कै और देख लीजिए, धारा 2D का कै और देख लीजिए, धारा 2D का कै और देख लीजिए। 2D का कै क्या है? ये बताता है सर बाल पोर्नोग्राफी, पोर्नोग्राफी बताता है बालक संबंधी अश्लील सामग्री, बालक संबंधी अश्लील सामग्री, बालक संबंधी अश्लील सामग्री, संबंधी अश्लील सामग्री, अश्लील सामग्री की हम बात करते हैं, सामग्री की हम बात करते हैं। तो बालक संबंधी अश्लील सामग्री, इसका मतलब है कि यहां बात हम कर रहे हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में, पोर्नोग्राफी के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में हम यहां बात कर रहे हैं। अब ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या होती है? ठीक है, कोई भी ऐसा दस्तावेज, कोई भी ऐसा ऐसा डिजिटल या कोई भी ऐसा दस्तावेज, दस्तावेज प्लस या डिजिटल फाइल, डिजिटल फाइल जिसमें यौन क्रियाएं की जा रही हों, जिसमें यौन क्रियाएं हों, यौन क्रियाएं हों, क्रियाएं हों तथा उसमें बालक लिप्त हों, तथा उसमें बालक प्रतीत हों या बालक स्पष्ट प्रतीत हों, स्पष्ट प्रतीत हों, बालक स्पष्ट प्रतीत हों, तो वो क्या कहलाएंगे? सर वो जो बालक स्पष्ट प्रतीत होंगे तो ये चीज क्या कहलाएगी? या बाल सामग्री कहलाएगी, अश्लील सामग्री कहलाएगी, ठीक है। चलिए तो इसको लिखते हैं एनी फाइल, एनी फाइल कंसिस्ट, कंसिस्ट सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल एक्टिविटी, एक्टिविटी कंटेन, कंटेन्स चाइल्ड विजिबल, विजिबल मतलब चाइल्ड मतलब बच्चा दिखाई दे, उसमें सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही है और बच्चा उसमें दिखाई दे, वो एक्सप्लिसिट कंडक्ट होता है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इसको समझिए, वो कुछ भी हो सकता है। सर क्या एआई बेस्ड, मान के चलिए सर, ये बहुत कॉमन एग्जांपल हो जाएगा सर, एक हमने वीडियो देखा जिसके अंतर्गत एक जो है लड़का था या लड़की थी, लेकिन बच्चा था 18 वर्ष से आयु के कम का था, तो वो यौन क्रियाओं के अंदर लिप्त था। क्या यह चाइल्ड पोर्नोग्राफी होगी? यस, दिस इज चाइल्ड पोर्नोग्राफी। केस बनेगा? बिल्कुल बनेगा। सर क्या एआई के द्वारा बनाई गई कोई ऐसी वीडियो हो जिसके अंदर एआई वाला ही, एक एआई करेक्टर ही वहां पर यौन क्रियाएं कर रहा हो और वो देखने में 18 वर्ष आयु से कम का प्रतीत हो? वो भी यौन प्रतिक्रिया में ही शामिल होगा, वह भी एक प्रकार से आपकी अश्लील सामग्री होगी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी होगी, ठीक है। आप लिख लेना इसमें, वीडियो हो, ऑडियो हो। अच्छा सर, अजीब अजीब प्रकार की आवाजें निकालना, क्या यह भी उसी में आएगा? यस, ये भी उसी में आएगा, तो याद रखना। तो एआई होता है ऑडियो, वीडियो, इमेज,
ठीक है, ऑडियो है, वीडियो है, इमेज है, और या एआई बेस्ड कोई भी डेटा है। आकाश, आकाश यहां आओ। ठीक है, चलो एआई भी, चलिए ये 2 का डी का ए है। चलो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे हम, फिर वापस से अपने अगले भाग को प्रारंभ करेंगे। अगला भाग चाहे तो आप पहले लिख सकते हैं, अगला भाग चाहे तो पहले आप लिख सकते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, उसको भी हम देख लेते हैं। भाग 2 होगा, यह अपराधों के बारे में ही चर्चा करेगा। भाग 2 होगा 3 से लेके 12, 3 से लेके 12, 3 से लेके 12, सेक्शन 3 से लेके 12, भाग 2 है ये। ठीक है, भाग 2 है ये, और ये किस बारे में चर्चा करता है? ठीक है, बालक के संबंधी अपराध। ठीक है, चलो तो ये है क्या दरअसली, ये अपराधों की जिक्र करता है। जो भाग 2 होता है वो हमेशा ही सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन बताता है। क्या बताता है? सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन बताता है, अगेंस्ट चिल्ड्रन बताता है। बालकों के विरुद्ध, बालकों के विरुद्ध, के विरुद्ध अपराध, ऑफेंसेस बताता है बालकों के विरुद्ध। राइट, अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे। राइट, सेक्शन 3 बिल्कुल करेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो भी चीजें होंगी मैं बिल्कुल स्पष्ट बताऊंगा। सेक्शन 3, उससे पहले हम 2 सवाल हैं, वो 2 सवाल निपटा दे। 2 से 3 सवाल है जो पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, चलो ध्यान से समझते हैं सवाल क्या कहता है। पहला सवाल ये रहा, इसका जवाब आप मुझे दीजिए। ये आपके यूपीएसआई 17 का है। आप मुझे बताइए, यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? किस वर्ष पारित किया गया था, मुझे बताइए। सर यह है जो पारित होता है वो कब होता है? इसके अंदर आप भी जानते हैं, इसको ही कहा जाता है पोक्सो एक्ट। तो पोक्सो एक्ट के अंदर आप सभी समझ चुके हैं अब तक। तो सर भाग कितने हैं? भाग 9 है। धाराएं कितनी है? सर धाराएं 46 हैं। और सर इसमें अनुसूची कितनी है? सर जी इसमें अनुसूची आपको देखने को मिल जाएगी 1, अनुसूची इसमें 1 देखने को मिल जाएगी। ये पहला पॉइंटर है। किस वर्ष? सर जून के महीने में 2012 के अंदर यह आपका पारित हुआ। लागू यानी एनेक्ट कब होता है? एनेक्ट कब हो जाएगा? सर एनेक्ट हो जाएगा 14 नवंबर 2012 में आपका ये लागू हो जाएगा। ठीक है, एनेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बारे में भी आपको चर्चाएं देखनी पड़ेंगी, तो वो भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई भी परेशानी आपको होगी, कोई भी परेशानी आपको होगी इस बारे में मुझे नहीं लगता। नोट हो गया है तो फटाफट से मुझे बताइए, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके कराए जाए। राइट, क्लियर है? चलिए 19 जून में 2012 19 जून लिखना चाहे लिख सकते हैं। अगला है, पोक्सो कानून किससे संबंधित है बताइए। टू हुम पोक्सो लेजिस्लेचर इज रिलेटेड टू। ठीक है, फटाफट बताइए। इसके बारे में थोड़ा सा जरूरी होता है, इसमें लिख लेना। ठीक है, बाल बच्चियां। ठीक है, 5वां ऑप्शन आप लिख लेना, गर्ल चाइल्ड। गर्ल चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड का मतलब होता है बाल, बालिका, बालिका, किशोरी भी इसको बोल सकते हैं आप, किशोरी भी इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब फटाफट मुझे बताइए कि किस प्रकार से आपका काम करता है। तो ज्यादातर बच्चे दोबारा से देख लो, ऑप्शन नए बन चुके हैं अभी। किस प्रकार से एक्ट काम करता है पोक्सो। इसमें कई बार क्या लग रहा होता है कि इसमें बच्चों को होती है दिक्कत, जो की दिक्कत यहां पे मैंने क्रिएट करी है, ई ऑप्शन लगा के मैंने क्रिएट करी है। जैसे शीला फंस गई इसमें, लेकिन आपको समझना है गौहर भी इसमें फंस गई है। पॉइंट ये है कि ये लड़कियों के लिए नहीं होता, ये लड़कों के लिए भी होता है। राइट, गर्ल चाइल्ड भी अगर होगा इसके अंदर शामिल है कि गर्ल चाइल्ड भी अगर इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, लेट सपोज कि इसमें गर्ल चाइल्ड ऑप्शन दे दिया, तो वो भी ऑप्शन नहीं होगा। जेंडर न्यूट्रल होता है ये बहुत बार आ चुका है पोक्सो एक्ट, दिस इज जेंडर न्यूट्रल। मैं इसको पढ़ा क्यों रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 2024 में डी.वाई. चंद्रचूड़ ने एक आदेश पारित किया था जिसमें उन्होंने यह बात स्पष्ट करी थी कि इसमें बच्चों की सहमति पोक्सो एक्ट में मायने नहीं रखती। ठीक है, दूसरा उन्होंने स्पष्ट किया था कि यह लिंग तटस्थ है, यह महिला संरक्षण नहीं है, यह लिंग तटस्थ है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था। ठीक है, एनीवन बिलो 18 ईयर्स आपको इसके अंतर्गत देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए अगला अधिनियम ये बताइए,
इनमें से कौन सा अधिनियम मर्मज्ञ यौन हमले, मर्मज्ञ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, मर्मज्ञ का मतलब क्या होता है, गंभीर, ठीक है, बहुत ज्यादा गंभीर, समझ, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, जो असॉल्ट होता है, ये किसके अंदर आपका उल्लेखित है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। दिस इज डिफाइंड बाय, ये इसका डेफिनेशन कहां पर है, ये यूपीएसआई 2021 का है कि पेनिट्रेशन जो होता है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जो होता है, इसका उल्लेखीकरण कहां पर किया गया, फटाफट बताइए, फटाफट इसके बारे में भी आप बताएंगे कहां पर होता है। बिना परेशानी के बताइए। ठीक है, बताइए। ओके, आसान हो जाएगा। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल असॉल्ट 2012। अच्छा, एक सवाल और आता है इसमें, वो मैंने उल्लिखित यहां पर नहीं किया था, पीछे नहीं बताया था, मैं यहां बता देता हूं। सवाल क्या आता है, कई बार आता है कि इस अधिनियम को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, हु हैज द पावर टू एग्जीक्यूट दिस एक्ट, इस एक्ट को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है। मुझे याद एकदम से आ गया, क्यों, क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। इस अधिनियम को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, इस अधिनियम को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, बताइए। लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है, ठीक है। लाइक हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्पोजिंग ऑफ दिस एक्ट, इस अधिनियम को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है, वो एनसीपीसीआर की होती है, एनसीपीसीआर की होती है, नेशनल कमीशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, बेसिकली नेशनल, तो लिखिएगा जरा, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, 2007 में बना एक आपका इंपोर्टेंट आपको देखने को मिल जाएगा, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। प्रियंका कानून को इसके अंदर जो है अध्यक्ष थी, तो वो एनसीपीसीआर होता है। अबे न्यायालय की नहीं होती, एनसीपीसीआर की होती है, एनसीपीसीआर, ये नेशनल कमीशन है, ऑब्वियस है, नेशनल कमीशन है तो सेंटर हुआ ना, अगर नेशनल कमीशन है तो ये एनसीपीसीआर होता है। ओके, ठीक है, ये सवाल आएगा आगे, आगे हम देखेंगे। अच्छा, आगे के जो एक्ट हैं बच्चे, वो आपके किस तरीके से, आगे के क्वेश्चन है वो आपके सीधे आपके एक्ट से रिलेटेड है कि सेक्सुअल असॉल्ट में कितनी सजा मिलती है। तो पहले हम थियरी कंप्लीट करेंगे, फिर हम इस पे आएंगे। आ जाइए सीधा, हेडिंग डाल दीजिए सेक्शन 3। सेक्शन 3 क्या होता है, सीधा एकदम दिमाग लगा दो, व्हाट इज सेक्शन 3। सेक्शन 3 से आप क्या समझते हैं, ये होता है प्रवेशन लैंगिक हमला, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, प्रवेशन लैंगिक हमला, प्रवेशन लैंगिक हमला होता है, लैंगिक हमला, प्रवेशन लैंगिक हमला इसको कहा जाता है, पेनिट्रेटिव, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, असॉल्ट, थोड़ा सा शब्दावली इसकी थोड़ी कठोर है, तो उसके लिए आप समझ लीजिएगा। अगर आप किसी घर में बैठे हैं तो कृपया करके आप ईयरफोन्स वगैरह के थोड़ा प्रयोग कर सकते हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल मैं यहाँ गाली बकना शुरू कर दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं। मैं गंभीरता मामले को बहुत ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास आपको करूंगा। इसके अंदर क्या होता है, यदि, अब यहां क्या होता है, यहां पुरुष जननांग की बात की जाती है, यहां किसकी बात की जाती है, पुरुष जननांग की बात की जाती है। पहला क्लॉज भी डाल सकते हैं इसमें आप, ठीक है, यदि, यदि पुरुष जननांग को, पुरुष जननांग, यदि पुरुष जननांग को, जननांग को, अब पुरुष जननांग यानी पेनिस, पेनिस जो होता है पेनिस, यदि पुरुष जननांग को किसी बालक की वजाइना, यदि पुरुष जननांग को यानी पेनिस को, पुरुष जननांग को किसी बालक की, किसी बालक की वजाइना, वजाइना, ये होता है महिला जननांग होता है, महिला जननांग होता है वजाइना, किसी बालक की वजाइना, यूरिथेरा, यूरिथेरा, ये भी आपको देखने को मिलता है, यूरिथेरा माउथ एनस, माउथ एनस में प्रवेश कराता है, वजाइना यूरिथेरा या एनस या माउथ में प्रवेश कराता है, में प्रवेश कराता है,
में प्रवेश कराता है, या इसमें प्रवेश कराता है, या ऐसा करने के लिए कहता है या ऐसा करने के लिए कहता है, या ऐसा करने के लिए कहता है, करने के लिए कहता है, के लिए कहता है, तो ये एक अपराध है, कहता है, तो ये क्या है, ये एक अपराध हुआ, दिस इज अपराध। ठीक है, चलिए अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता व्हाट इज यूरेथ्रा, व्हाट इज एनस एंड व्हाट इज वजाइना, बायोलॉजी के टर्म से आप समझ पाए होंगे। ठीक है, चलो तो इसको मैं ऐसे वर्बली इंग्लिश में बता देता हूं। इंग्लिश में बताना बहुत आसान होता है। ठीक है, when a man genital when a man genital penis penetrate to child's vagina, anus, urethra or mouth, or told to do so, anus, mouth, urethra, or told या asked to do so, or asked to do so, ठीक, asked to do so, so this will be a sexual assault, this is penetrative sexual assault, ये penetrative sexual assault है, इसको आप समझ लीजिएगा। देखो मेरे भाई, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में मैंने आपको सही बता दिया। वजाइना को आप चाहें तो लिख सकते हैं दिस इज स्त्री जननांग, यह स्त्री जननांग होता है, जननांग होता है। अधिनियम में ऐसे स्पष्ट, देखो यार शर्माओगे नहीं तुम, पहली बात तो ये समझो, दिमाग लगाओ कि अगर तुम कल को जाके पेपर में जाके बैठोगे, कल को तुम मेरी नजरों में तुम दरोगा हो, कल को जब दरोगा बन के बैठोगे, आके तुम्हारे पास केस लेकर आएगा और वो आपके सामने इस प्रकार से कहेगा कि वहां पर जो भी पुरुष था उस व्यक्ति के द्वारा अपने पेनिस को उसकी वजाइना के अंदर प्रवेश कराया गया, तो आप वहां शर्माने बैठोगे? आप एक्शन लोगे, शर्माओगे? थाने में बैठ के फिर क्या करोगे? ही करोगे, समझे? तो लेवल आप अपना बढ़ाइए, उस लेवल पर लेके जाइए। यह वही क्रिया है जिसके द्वारा ही मनुष्य उत्पन्न हुआ है, तो उसको समझिएगा। ठीक है, वो सेकंड क्लॉज है बच्चे, जो बच्चा कह रहा है मुंह लगाने के लिए कहता है, तो वो सेकंड क्लॉज आपका होता है। ठीक है, दूसरा आप समझना, पेनिस के अलावा शरीर के किसी और अंग को, पेनिस के अलावा शरीर के किसी और अंग को, ठीक है, इसको लिख लेना, पेनिस के अलावा किसी अन्य अंग को, पेनिस के अलावा किसी अन्य अंग को, किसी अन्य अंग को, अन्य अंग को, अन्य अंग को, किसी बालक की वजाइना, वजाइना, एनस, यूरिथेरा, यूरिथेरा, माउथ में प्रवेश कराता है, में प्रवेश कराता है, ऐसा करने के लिए कहता है, में प्रवेश कराता है, या ऐसा करने के लिए कहता है, या ऐसा करने के लिए कहता है, करने को कहता है, वो कहता है, तो यह भी एक प्रकार से क्राइम होगा, यह भी एक प्रकार से गलत होगा, दिस इज ऑल्सो ए क्राइम। आप लिख लेना, when any body part except penis is inserted, penetrate लिखना, insert नहीं होता, penetrated to child's vagina, urethra, anus and mouth, anus, mouth, or told to do so, that is a sexual offense, penetrative sexual offense। लिख लीजिए फटाफट से। अब यहां थोड़ा सा कृपया करके मेरी बात को समझने की कोशिश करना, इसके दूसरे और तीसरे सेक्शन में, सब सेक्शन में थोड़ा सा फर्क है।
थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। इसका जो तीसरा सबसेक्शन है इसमें मैं बहुत क्लियर होकर बताना चाह रहा हूं, यहां पर पेनिस के अलावा अन्य अंग को, ये जो अन्य अंग है यह किसी अन्य व्यक्ति का है, यह उस बच्चे का नहीं है जिसकी वजाइना, एनस या यूरिथेरा की यहां बात की जा रही है। जो तीसरा सेक्शन है उसमें क्या कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे के शरीर के किसी अंग को इस प्रकार से छेड़ता है कि वह उस बालक की इनमें प्रवेश कर जाए। समझ में आई बात? मैंने क्या बताया? यहां पर यह जो अन्य अंग है किसी अन्य पुरुष या महिला या किसी का भी हो सकता है, परंतु इसके अंदर जो सेक्शन थर्ड का थर्ड हम देखेंगे, ठीक है, सेक्शन थर्ड का थर्ड हम यहां देखेंगे, सेक्शन थ्री का थ्री, सेक्शन थ्री का जो थर्ड हम देखेंगे, किसी बच्चे के शरीर के अंग को इस प्रकार से छेड़ा जाता है, किसी बच्चे के शरीर के अंग को, बच्चे के शरीर के अंग को इस प्रकार से छेड़ा जाए, इस प्रकार छेड़ा जाए, छेड़ा जाए, छेड़ा जाए कि वह उसके उसके वजाइना, यूरिथेरा, एनस या माउथ में प्रवेश करें, और माउथ में प्रवेश करता है, में प्रवेश करता है, प्रवेश करें, तो ये भी क्या होगा? दिस इज अ सेक्सुअल ऑफेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, ठीक है। व्हेन बॉडी पार्ट, when body part of child is manipulated, body part of child is manipulated so that it insert in vagina, urethra, anus or mouth, और told to do so, और told to do so, इसमें भी ये भी आता है, या करने के लिए कहे, या करने को कहे। ठीक है, और told to do so वो भी गलत होगा, और told to do so, तो ये भी छात्र यहां पर गलत होता है। फोर्थ पॉइंट होता है मुख लगाने के लिए कहे। यदि कोई व्यक्ति इसमें भी पॉइंट क्या होता है कि इसमें मुख लगाने के लिए कहने की बात की जाती है। ठीक है, चलिए, इसमें थोड़ा ऐसे है कि यदि कोई व्यक्ति किसी बालक के, यदि कोई व्यक्ति किसी बालक, किसी व्यक्ति किसी बालक, अब यहां समझना, किसी बालक के पेनिस, वजाइना, यूरिथेरा, ठीक है, यूरिथेरा, एनस पर मुख लगाए, या ऐसा करने के लिए कहे, पर मुख लगाए, या ऐसा करने को कहे, या ऐसा करने को कहे, करने को कहे, तो ये भी एक प्रकार से अपराध है। तो इसको भी आप पॉइंट में समझेंगे। when a person put mouth over penis, vagina, urethra, anus of a child, or told to do so, of a child, or told to do so, or asked to do so, तो क्या होगा? दिस विल बी अ क्राइम। काइंडली नोट करिए, ठीक है, नोट करिए फटाफट से। इसकी सजा क्या होनी चाहिए बताइए? अगर इस प्रकार से कुछ भी किया जाता है तो इस पर सजा कितनी होगी? नहीं, मैं बायो एस्पिरेंट्स नहीं हूं, मैं फिजिक्स एस्पिरेंट हूं।
ठीक है, यस। इसमें सजा कितनी होनी चाहिए वो सेक्शन 4 में लिखी हुई है, तो बताइए कितनी सजा होगी आपके हिसाब से, कितनी सजा होगी वो समझिए। इसकी सजा कितनी होती है, सेक्शन 4 में इसकी सजा बताई गई है, तो मुझे बताइए इसकी सजा आपके हिसाब से कितनी होगी। इसी पेज पे लिख दूं या अगले पेज पे लिखूं? इसी पे लिख देता हूं, कोई समस्या नहीं है। बताइए कितनी सजा इसमें होगी। ठीक है, सेक्शन 4 है गया, सेक्शन 4, इसमें सजा के प्रावधान का उल्लेख है। धारा 4 है ये, धारा 4, धारा 4 है। तो इसमें बताएंगे सजा का प्रावधान कितना है, सजा का प्रावधान कितना है। नहीं, अगर यह अपराध किया जाता है और जो भी बच्चा है, बालक कब होगा, वो 18 वर्ष से नीचे है। ठीक है, इसमें समझना बालक के साथ करने, मतलब इसमें सजा समझना। देखो ऑब्वियसली बात है, एक चीज में लिख नहीं रहा हूं, थोड़ा तुम दिमाग लगा लेना। ये तभी केस बनेगा जब बच्चे की उम्र 18 से कम होगी, तो वो दिमाग तुम लगा लेना अपने आप। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया कारावास कितना होगा, जेल कितनी होगी, कारावास कितना होगा, जेल कितनी होगी। सर जी जेल इसमें होगी मिनिमम 10 ईयर्स, 10 ईयर्स अप टू आजीवन। कहां तक जा सकती है, आजीवन तक, लाइफ इंप्रिजनमेंट। आजीवन यानी लाइफ इंप्रिजनमेंट तक जा सकती है, लाइफ इंप्रिजनमेंट तक जा सकती है, प्राइजनमेंट तक जा सकती है। फाइन कितना होगा, फाइन देख लीजिए। फाइन इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर होता है जुर्माना निर्धारित नहीं होता, जो जज को ठीक लगे, प्लस जज के हिसाब से ही जुर्माना तय किया जाता है। जज, अरे यार क्या लिख दिया, जुर्माना जज ही तय करता है, जो जज को ठीक लगे। लेकिन माहौल बदल जाएगा अगर यह अपराध किसी 16 वर्ष आयु से कम के बच्चे के साथ किया जाए, तब मामला संजीदा हो जाएगा। तो संजीदा कैसे हो जाएगा, अच्छा लिख लेना, मिनिमम 10 वर्ष है ये। अगर ये 16 वर्ष आयु से कम के साथ किया जाए, यदि यदि बालक की आयु 16 वर्ष से कम हो, यदि बालक की आयु 16 ईयर से कम हो, ईयर से कम हो, तो माहौल संजीदा हो जाएगा। यदि बालक की आयु 16 वर्ष से कम हो, तब क्या होगा, तब सजा जो होगी, तब सजा जो होगी वो मिनिमम कितनी होगी, मिनिमम 20 ईयर्स हो जाएगी। 20 ईयर से लेके कहां तक, आजीवन तक जाएगी। 20 ईयर से आजीवन, 20 ईयर से आजीवन है। और इसमें फाइन क्या होगा, फाइन, ठीक है, जज अपने अनुसार इसमें तय करेगा। फाइन, जुर्माना जो होगा वो जज अपने अनुसार तय करेगा, पर इसमें जुर्माना लिया जरूर जाएगा, इसमें जुर्माना लिया जरूर जाएगा जो जायज होगा, चिकित्सा खर्च में लगेगा, बालक के चिकित्सा खर्च में लगेगा। ठीक है, जायज जो भी होगा, जायज अप्रोप्रिएट जो भी हो, ये क्लिनिकल ट्रीटमेंट के लिए जाएगा, अप्रोप्रिएट होगा। ये चिल्ड्रन को जाएगा, चाइल्ड को जाएगा, टू चाइल्ड। जुर्माना जो भी होगा वो बच्चे को दिया जाएगा ताकि वो अपना क्लिनिकल ट्रीटमेंट करा सके। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव क्राइम के बारे में हम बात करते हैं, समझिएगा। उसको बोला गया जाता है गंभीर यौन प्रवेशन हमला भी बोल सकते हैं, या उसको गुरुतर भी बोला जाता है, गुरुतर भी बोला जाता है। सर कुकर हट अच्छा, ये अभय प्रताप को अगर आप नहीं जानते हैं तो कल की क्लास में मैंने अभय की कहानी सुनाई थी, अच्छा है ये भी, चीता ही है कतई अभय, समझिए। आगे हम बात करते हैं सेक्शन 4 की, हम बात करते हैं सेक्शन 4 की, हम बात करते हैं सेक्शन 4 की, हम बात करते हैं। ये क्या है, गुरुतर, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, प्रवेशन लैंगिक हमला, लैंगिक हमला। ठीक है, अब यहां पे मैं बता दूं, गुरुतर को क्या लिख सकते हैं, गंभीर भी लिख सकते हैं, गंभीर भी लिख सकते हैं, ये टर्म है खाली, इंग्लिश में तो सेम ही रहेगा, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट।
दैट इज एग्रीवेटिव, एग्रीवेटेड, पेनेट्रेटिव, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अच्छा, ये तो आपको पता चल चुका है कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, ये आपको पता लग चुका है क्योंकि वो चीज आपने सेक्शन 3 में देख ली। लेकिन अगर जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, यदि प्रवेशन लैंगिक हमला किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जाए, जघन्य अपराध की बात यहां पर की जा रही है। ठीक है, चलिए, बात क्या होता है, इसको पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट बोलते हैं। यदि यदि प्रवेशन लैंगिक हमला, प्रवेशन लैंगिक हमला, लैंगिक हमला, हमला किसी पॉइंट नंबर 1 पुलिस ऑफिसर, अगर कोई पुलिस ऑफिसर इस प्रकार का हमला करता है तो ये क्या होगा, ये एक जघन्य अपराध होगा। लोक सेवक, आर्म फोर्सेस का अधिकारी, लोक सेवक, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट ऐसा काम करे, आर्म फोर्स ऑफिसर अगर ऐसा काम करे, आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर ऐसा काम करे, ये तो एक जघन्य अपराध हो गया, ये तो गंभीर अपराध हो गया, ये अपराध और अधिक जघन्य हो गया। ठीक है, स्कूल का स्टाफ, हॉस्पिटल का स्टाफ, कोई कर्मचारी, स्कूल स्टाफ, हॉस्पिटल स्टाफ, स्कूल स्टाफ अगर कोई ऐसा करे, हॉस्पिटल स्टाफ ऐसा करे, ठीक है, या किसी का सीनियर ऑफिसर ऐसा करे, सीनियर ऑफिसर ऐसा करे, ऑफिसर ऐसा करे, ठीक है, चलिए, तब यह अपराध क्या कहलाएगा, आपका गंभीर, गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमला होगा, प्रवेशन लैंगिक हमला होगा, लैंगिक हमला होगा। अच्छा, इसमें एक चीज और कंसीडर की जाती है कि यदि एक से अधिक पुरुष के द्वारा भी किया जाता है, यदि कई सारे लोग ऐसा करते हैं तो भी ऐसा ही होगा, कई सारे लोगों के द्वारा भी अगर किया जाता है तो यही ऐसा ही होगा। ठीक है, चलिए, यदि यदि कई सारे लोग करते हैं, कई सारे लोग भी करें, कई सारे लोग करें तब भी, ठीक है, चलिए, तो इसमें लिख लेना अ मैनी पर्सन्स, अ मैनी पर्सन्स, अ मैनी पर्सन्स, तो वो भी इसी प्रकार का एक अटैक कंसिडर किया जाएगा। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। इसके बारे में समझना, इसके लिए सजा कितनी होती है, क्वाइट, आप इसके बारे में आप याद रखेंगे, इसके लिए सजा किस प्रकार से बताई जाती है उसको फटाफट से लिख लेंगे। बच्चे सेक्शन 5 होगा ना, ये 4 तो यहां लिख दिए थे, हाँ वही मैं सोच रहा था कि यार ये सेक्शन 5 होना चाहिए, मैंने क्या कर दिया, ये तो सेक्शन 5 है बच्चे, मैंने सेक्शन 4 तो पीछे लिखवा दिया था क्योंकि मैं सोच रहा था 6 बताना है मुझे, इसमें पनिशमेंट तो इसका 6 में था, उसका पनिशमेंट ही बताने वाला था मैं, फिर मुझे समझ में आया यार ये क्या हो गया, उसको लिखना ना, ये क्या है भाई, दिस इज लाइक कि ये क्या है, दिस इज सेक्शन 5 था ये। अभी अपन क्या बात करते हैं सेक्शन 6 के बारे में, इस पर सजा कितनी मिलेगी, तो आप समझिएगा इस पर सजा कितनी मिलती है, पनिशमेंट कितना मिलेगा, पनिशमेंट फॉर सेक्शन 5, पनिशमेंट फॉर सेक्शन 5 क्राइम, सेक्शन 5 ऑफेंस, सेक्शन 5 के ऑफेंस के लिए पनिशमेंट क्या होगा वो चीज यहां पर बताई जा रही है कि पनिशमेंट क्या होगा सेक्शन 5 के ऑफेंस के लिए, अपराध जो सेक्शन 5 में किए गए, तो सेक्शन 5 के अपराध के लिए, सेक्शन 5 के अपराध के लिए, के अपराध के लिए, के अपराध के लिए, के अपराध के लिए दंड क्या रहेगा, अपराध के लिए दंड क्या रहेगा उसके बारे में चर्चा की जा रही है। तो बताएंगे इसके लिए अपराध के लिए दंड क्या होगा, 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास या मृत्यु दंड भी इसमें हो सकता है। ठीक है, मृत्यु दंड भी इसमें हो सकता है। क्लियर, ये बात इसमें स्पष्ट तौर पर बताई गई है, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। न्यूनतम है 20 ईयर्स, मिनिमम है 20 ईयर्स, मिनिमम है कितना, मिनिमम कितना है 20 ईयर्स, अप टू कितना है, अप टू लाइफ इंप्रिजनमेंट,
और सम केसेस तो मृत्युदंड भी है, कैपिटल पनिशमेंट। लाइफ इम्प्रीजनमेंट है, इम्प्रीजनमेंट है, इसका मतलब होता है आजीवन, आजीवन इसका मतलब होता है, और इसका मतलब होता है कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्युदंड। मृत्युदंड यानी कैपिटल पनिशमेंट इसमें होता है, कैपिटल पनिशमेंट इसमें होता है, कैपिटल कैपिटल पनिशमेंट इसमें होता है, वो भी थोड़ा सा आप याद रखेंगे, ये चीज हो सकता है। अब हम बात करते हैं लैंगिक हमला क्या होता है, सेक्शन 7। लैंगिक हमला क्या होता है, सेक्शन 7। देखो मृत्युदंड कब मिलेगा, मृत्युदंड तभी मिलेगा यदि हमले में इस बालक की मृत्यु हो जाती है, जिसके साथ लैंगिक हमला किया गया, प्रवेशन लैंगिक हमला किया गया, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु निश्चित हो जाती है। अन्य केसेस के अंदर मैटर करता है कि किस प्रकार से क्राइम किया गया है। देखो दो तरीके के क्राइम होते हैं। अब मैं हाँ, मुझे थोड़ा ब्रूटल होना पड़ेगा थोड़ा समझाने के लिए। देखो बात को समझिए, अगर कोई ऐसा क्राइम है जो कि प्लान करके किया गया है, तो वो जो चीज होगी उसके लिए सजा ज्यादा होती है। प्लान्ड जितने भी क्राइम होंगे उनके लिए सजा ज्यादा होगी, लेकिन जो ऐसे क्राइम हैं जो ऑन द स्पॉट हो गए हैं, तो उसके अंतर्गत परिस्थितियों को देखना पड़ता है कि किस कारण से यह क्राइम हुए हैं। जघन्य वो भी हैं, ठीक है, ऐसा नहीं उसमें बख्शा जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा, परंतु कहने की बात यह है कि अपराध को तब अधिक गंभीर माना जाएगा जब उसके लिए प्लानिंग की गई हो। ठीक है, चलिए सर, यदि कोई अध्यापक करता है, मैं तो कहता हूं वो अध्यापक नहीं होगा जो इस प्रकार से कोई भी कार्य करता है, वो अध्यापक नहीं हो सकता, उसको टीचर कम्युनिटी से बर्खास्त कर दिया जाता है तुरंत की तुरंत, इस प्रकार का विचार मन में लाने पर भी। आगे बढ़िए, ही कांट बी टीचर। टीचर, बीइंग ए टीचर इज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हें क्या लगता है टीचर बनना इतना आसान है? हलवा नहीं है लाडले, ठीक है। इट टुक्स मैनी एफर्ट्स, बहुत समय लगता है एक अच्छा अध्यापक बनने में, और उससे भी कहीं अधिक बेहतर समय लग जाएगा एक अच्छा व्यक्ति बनने में। तो पहले अध्यापक से पहले अच्छा व्यक्ति बनिए, फिर आप एक अध्यापक बनने के बारे में विचार रख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं। चलो बच्चे, इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 7 के बारे में। ये लैंगिक हमले के बारे में बात की जाती है। सेक्शन 7 लैंगिक हमले की बात करता है। सेक्शन 7 लैंगिक हमला, लैंगिक हमला, ये पेनिट्रेटिव नहीं है, ये सिर्फ आपका सेक्सुअल असॉल्ट है। दिस इज नॉट पेनिट्रेटिव, दिस इज सेक्सुअल असॉल्ट। ये पेनिट्रेटिव नहीं है, मैंने बताया, दिस इज नॉट पेनिट्रेटिव। कृपया करके इसके बारे में समझिएगा। लैंगिक हमला, यदि कोई सेक्सुअल इंटेंशन से बालक की वजाइना, पेनिस, यूरेथेरा, माउथ, एनस आदि को स्पर्श करता है, ब्रेस्ट को भी स्पर्श करना इसमें आता है। ब्रेस्ट, आई हैव होप आप समझ पाए हैं ब्रेस्ट किसे को कहते हैं, ठीक है, वक्ष क्षेत्र इसको कहा जाता है। तो मैंने क्या बताया, यदि कोई सेक्सुअल इंटेंशंस के साथ, यदि कोई व्यक्ति सेक्सुअल इंटेंशंस के साथ, सेक्सुअल इंटेंशन के साथ, इंटेंशन का मतलब होता है नियत, तो समझना, यदि कोई लैंगिक नियत, लैंगिक नियत होती है, लैंगिक नियत के साथ, लैंगिक नियत इसको बोला जाता है, लैंगिक नियत। तो सेक्सुअल इंटेंशंस के साथ या सेक्सुअल इंटेंशंस के साथ किसी बालक, किसी बालक, किसी बालक के पेनिस, वेजाइना, यूरिथेरा, माउथ, ब्रेस्ट, एनस को स्पर्श करे, को स्पर्श करता है, को स्पर्श करता है, स्पर्श करता है, स्पर्श करे। याद रहे कि इसमें पेनिट्रेशन नहीं होना चाहिए, याद रहे इसमें पेनिट्रेशन नहीं होना चाहिए, इसमें प्रवेशन ना हो। स्पर्श करें या करने को कहें, करने को कहें, बैड टच की बात की जा रही है। मैंने जैसे बताया ये आपको सिर्फ याद रखना है, ठीक है, सिर्फ आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, ठीक है, याद रखें, तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक लिखिएगा। एक बच्चा है क्लास के अंदर कह रहा है कि सर आप मतलब कुछ कह ही रहा है, ये क्या कह रहे हैं?
ये कह रहा है कि सर ऐप के ऊपर मेरी क्लास दोपहर में 12 बजे चलती है। ये सुबह का जो समय है ये है आपके लिए नहीं है बस। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, वाकई में पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ सकते हैं। दिस इज द प्राइम लेवल कंटेंट। लोग इसको पेड में भी नहीं पहचान पा रहे हैं, ठीक है, मिल नहीं पा रहा है लोगों को पेड में भी, और तुम्हें ये फ्री में मिल रहा है तो उसके लिए क्या ही सोच रहे हैं। याद रखना पेनिट्रेटिव इसमें नहीं होता, ठीक है। यस, इसको लिख लीजिएगा। when a touch is made under sexual intention to child's penis, vagina, urethra, mouth, breast or anus, or ask to do so, अगर ऐसा है तो यह क्राइम है। इसके लिए अपराध सेक्शन 8 में बताया गया है। यदि इस प्रकार से कोई स्पर्श किया जाता है तो इसके लिए अपराध क्या होगा? 3 साल मिनिमम, 5 साल अधिकतम। इसके लिए सजा कितनी होगी? सजा इसके लिए पनिशमेंट क्या होगी? 3 वर्ष से लेके 5 वर्ष इसमें अधिकतम सजा होती है, ठीक है। और इसके अंदर फाइन तय नहीं है बट लगता है, इसमें जुर्माना तय नहीं है बट लगता है, ठीक है। चलिए बेटा ऑडिटर मान जा। समझ में आ रही हैं बातें? पहले मुझे ये बताइए, यू अंडरस्टैंडिंग दिस? क्या इसी लेवल की मूल विधि आपको पढ़नी थी? क्या इसी लेवल की मूल विधि आपको पढ़नी थी? फटाफट बताइए। ठीक है सर, इसके आगे भी कोई लेवल है? नहीं, ये अधिकतम लेवल है। इससे आगे लेवल फिर क्लैट में जाएगा। अगर वो भी आपको पढ़नी है तो उसके भी बैचेस हैं मेरे, ठीक है। मैंने क्या बताया? ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, जहां पे वर्तमान में आप हैं ये अधिकतम की सीमा है। क्या रे पंकज, क्या टेंशन है? देखिए पंकज जो था इसका एक अलग नाम था। पंकज आपको पता है दोनों का नाम हो सकता है पंकज, महिला व पुरुष दोनों में पंकज नाम का प्रचलन है, कई बार हो जाता है। तो पंकज का नाम पहले पंकज नहीं था, पंकज ने अपना नाम अलग से रखा है, ठीक है। पंकज मैं बहुत बड़ी फिल्म बना देता अभी, पर मैं रुक गया, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिए, सेक्शन 9, ठीक है, याद रखना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सेक्शन 9 में होता है यदि लैंगिक हमला, यदि लैंगिक हमला, ठीक है, किसी, अरे इसको अब वैसे लिख लीजिए, मतलब पहले हेडिंग डाल लीजिए, फिर मैं सीधा डेफिनेशन लिखने लग गया था। इसको बोलते हैं गुरुत्तर लैंगिक हमला, इसको बोलते हैं हमला, इसको बोलते हैं एग्रवेटेड वेटेड सेक्सुअल ऑफेंस होता है, असॉल्ट होता है। फिर वही पॉइंट है कि भाई गुरुत्तर का मतलब होता है गंभीर, और अब तक मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे कि गंभीर इन द सेंस क्यों होता है। गंभीर का यहां ऑब्जेक्टिव या नरेशन क्या है? यदि लैंगिक हमला, यदि ये जो भी लैंगिक हमला है, यदि लैंगिक हमला पुलिस अधिकारी, यदि लैंगिक हमला पुलिस अधिकारी, ठीक है, लोक सेवक, आर्म्ड फोर्स ऑफिसर, ऑफिसर, सीनियर स्कूल या हॉस्पिटल स्टाफ द्वारा हो, स्टाफ
के द्वारा हो, के द्वारा हो तो ये एग्रेवेटेड होता है। एग्रेवेटेड के लिए सेक्शन 10, एग्रेवेटेड के लिए पनिशमेंट कितना होगा उसके बारे में बात की जा रही है। सजा 5 साल से लेकर 7 साल प्लस फाइन, फाइन निर्धारित नहीं है। सजा 5 years to 7 years, 7 years plus fine, fine is not fixed, it will be according to the condition, according to the crime situation। ठीक है, चलिए सर ये आपने 5 में बताया, थोड़ा सा ध्यान जाके चेक करो 5 में क्या बताया। गुरुत्तर लैंगिक हमला, वह गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला है। गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला आपका वो होगा, ना कि गुरुत्तर लैंगिक हमला। ठीक है, चलिए। अरे कोई बात नहीं राधिका। पंकज क्या रे, क्या रे, क्या रे? ठीक है, 2 बजे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर है। चलिए आज की क्लास यहां तक रहेगी। इसके आगे के जो सेक्शंस होंगे अगर आप चाहते हैं वो यूट्यूब पर कराए जाएं तो जरूर बताइएगा पंकु। ठीक है, तो पंकु भाई और सभी छात्र इसको ध्यान से समझें। इसके आगे के जो सेक्शंस होंगे वो अगली क्लास में कंप्लीट कर दिए जाएंगे। उसी के साथ जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी हम कंप्लीट करेंगे। और कमाल की बात इसमें यह है कि बच्चे इसकी पूरी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है और पूरी की पूरी मूल विधि में यहां पर आपको कराने ही वाला हूं, तो उसके लिए भी रेडी रहना। कमाल की बात एक और है, आज मैं थियरी फॉर्मेट में जीएस लेने वाला हूं, एक बार में पूरा सब्जेक्ट खत्म करने वाला हूं लल्ला। और वो जो सब्जेक्ट में आज एक ही बार में पूरा का पूरा सब्जेक्ट खत्म करूंगा, वो सब्जेक्ट में दोपहर में खत्म करना प्रारंभ करूंगा। उसके लिए आज दोपहर में क्लास है ठीक 1 बजे। ये वो क्लास है जो आपके स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत तगड़े लेवल पर काम आने वाली है। तो जितना हो सके इस क्लास से जुड़िएगा। ये अधिकतम की श्रेणी वाली क्लास है। जितने छात्र वर्तमान में उपस्थित हैं वो उस क्लास में पहुंचिएगा। मध्यकालीन भारत की पार्किंग लगा देंगे, आर पार का खेल होगा। इस क्लास के बाद सीधा वहीं जाएंगे लल्ला, जाके फटाफट कर दीजिए लाइक। और इस प्रकार का अगर सेशन 2 अगर आपको चाहिए, इसका पार्ट 2 अगर चाहिए पोक्सो एक्ट का, तो वो आप कमेंट में जरूर बताना। अगली ही क्लास में इस पर संपूर्ण चर्चा की जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।